अच्छा, सारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। थम्स अप करके सिर्फ मुझे बता दो प्लीज, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है। मुझे ना स्क्रीन सिर्फ नजर आ रही होती है, इसलिए मैं आप लोगों को देख नहीं पाती। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। ओके, केस 1 के साथ कनेक्ट कर रही थी और साथ ही में केस 2 पे एंटर हो रही थी कि अ वुमेन पोस्ट वीडियोज ऑनलाइन क्लेमिंग शी इज अ टाइम ट्रेवलर फ्रॉम 2050। शी इज cheerful, functional and has followers। अब देखिए, इसमें ना टोटली हमें नजर आ रहा है कि डेवियंस है और साथ ही डिस्ट्रेस नहीं है, बिकॉज शी इज फीलिंग सो। वो फीलिंग के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो डिस्ट्रेस क्लियर नहीं है, लेकिन डिसफंक्शन। अब क्योंकि अब इसमें क्लासिफाई हमने करना है कि कौन सी चीज इसमें क्लियर हो रही है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस दूसरे केस के अंदर क्या 4D में से 4D क्लियर है डेवियंस के अलावा? बाकी 3D में क्या आ रहा है? डिस्फंक्शन है, डेंजर है, डिस्ट्रेस है, क्या है? मैम डेंजर है। हम्म। क्योंकि वो ऑनलाइन पिक्चर्स सॉरी ऑनलाइन वीडियोस शेयर कर रही हैं और हैज अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, तो दैट इज अ डेंजर टू द फॉलोअर्स। क्योंकि वो उसकी बातों में आके बिलीव करके दे कैन लूज देयर ओन, जो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है, हम्म। उनका थॉट प्रोसेस जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। वो उन हम्म। फॉलोअर्स के लिए डेंजरस है। बिल्कुल सही। किसी और का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आमना? थैंक यू बेटा, एक्यूरेट। ओके, केस 3 पे जाते हैं। केस 3 में ना, अ टीन शो साइंस ऑफ एंगर आउटबर्स्ट, हिट्स सिबलिंग्स, और वो ब्रेक्स करता है चीजों को, हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल। अब ये जो सारी चीजें ना, उसमें डेंजर भी है और डिसफंक्शन भी हो चुका है। यानी वो रोजमर्रा की स्कूलिंग जो है उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। और क्योंकि आउटब्रस्ट है एंगर का, जैसे आमना ने अभी ऊपर बताया, डेंजर हो सकता है क्योंकि वो माइंड किसी लेवल पे भी चेंज कर सकती है, कुछ भी ऐसा कह सकती है जिसकी बेसिस पे उसके फॉलोवर्स रिएक्टिव हो सकते हैं, माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर। सो वी नीड टू सी कि कौन से लेवल पे किस तरह से जा रहा है। अच्छा, ये अगला, साथ ही मैंने इसमें एक एक्टिविटी रखी थी जिसमें हम डिस्कशन को भी ओपन करेंगे और थोड़ा सा मैं उस पर एक्सप्लेन भी करूंगी। अब देखो, ये चारों के चारों डेंजर इसमें हमने इन्वॉल्व कर दिया। अब जो केसेस है ना, अभी मैं इसको होल्ड कर रही हूँ और अगले चैप्टर पे जा रही हूँ ताकि मैं फिर एंड पे इस डिस्कशन पे आऊँ। ठीक है? साइको सोशल मॉडल पे अभी मैंने होल्ड किया उन केसेस को ताकि मैं टाइम को बचाऊं, पहले अपना लेक्चर आपके साथ कंप्लीट करूं और फिर मैं दोबारा से डिस्कशन पे जाऊं। अब बायोसाइको सोशल मॉडल बहुत ज्यादा, ये सिर्फ थेरेपिस्ट यूज नहीं करती, ये क्लिनिशियन भी यूज करता है, साइकेट्रिस्ट भी यूज करता है। जिस भी हेल्थ केयर का बंदा है, ये इस मॉडल को यूज करते हुए हॉलिस्टिक अप्रोच अपने पेशेंट के लिए ड्राफ्ट करता है। और उसमें अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि ये मॉडल अप्रोच जो टोटली प्रमोट कर रहा है, ये अगर एक पेशेंट आपके पास आया और उस पेशेंट को जरूरत है गैस्ट्रो की भी, उस पेशेंट को न्यूरो की भी, उस पेशेंट को अथराइटिस वाले क्लिनिशियन की भी, उस पेशेंट को डायबिटीज स्पेशलिस्ट की भी, वट एवर मल्टीपल इलनेसेस के साथ आ सकता है। तो एज अ होल आपने उसको ट्रीटमेंट, अगर आपका एक साइकेट्रिक पेशेंट आया है, अगर आपका एक पेशेंट आया साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस के साथ, अगर एक सोशल इशू के साथ आया है, तो आपने एज अ होल उसको देखना है कि यार उसकी इंटेंसिटी क्या है, दवाइयों के बगैर उसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वो साइकोलॉजिकली इतनी इलनेस की पीक पे है। क्योंकि हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो हमारे पास स्कोर आते हैं। मैं यूजुअली अपने क्लाइंट से कहती हूँ, बायोलॉजिकल लेवल पे मैंने अभी आपको असेस नहीं किया क्योंकि आपका ना कॉर्टिसोल लेवल टेस्ट हुआ है, ना TSH4 टेस्ट हुआ है। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल बास्केट टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपने पेशेंट को रिस्पॉन्ड करते हो कि यहाँ पे उसका लेवल्स ये हाई हो चुके हैं और उसकी डिल्यूजनल थॉट्स इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पे साइकेट्रिस्ट के अलावा या साइकेट्रिस्ट के साथ अलावा आप इस पेशेंट को डील नहीं कर सकोगे। और मैक्सिमम हमारी क्लिनिक में, हमारी से मुराद आप जिस सोसाइटी में हो, मैं जिस सोसाइटी में हूँ, हमारा केस बिगड़ के हमारे पास आता है। नीम हकीम हर लेवल पे वो अपनी प्रैक्टिस करके, हर लेवल से जूझ के वो हमारे पास आ जाता है, यानी कि नासूर बना के अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को आ रहा होता है। तो अब क्योंकि उसमें हॉलिस्टिक अप्रोच अगर नहीं जाएगी तो हम कहीं ना कहीं गैप छोड़ेंगे।
और उसकी बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट को फुलफिल और रिकवरी के लेवल पे उसे नहीं डाल सकते। तो इस मॉडल को जनरली आप इतना याद रखो, ये वो मॉडल है जो हर क्लिनिशियन यूज करता है, ये वो मॉडल है जो हॉलिस्टिक अप्रोच को ज्यादा प्रमोट करता है, ये वो मॉडल है जो पर्सन और फ्लेक्सिबल सेंटर्ड अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि मेंटल इलनेस इज नॉट वीक, हम कहते हैं ना, ये कोर इसका मॉडल का कोर जो एजेंडा ही यही है कि हम एज अ होल क्लाइंट को डील कर रहे हैं। यूजुअली साइकोलॉजिस्ट कहती है ना, ये मेरा एरिया नहीं है, मैंने देखा नहीं। हालांकि हर क्लिनिशियन जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है अपने पेशेंट को देख रहा है और पेशेंट ये समझ के उसके पास आ रहा है कि इसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको पता होना चाहिए यार ये साइन सिम्टम आ रहा है तो ये मैदे के दर्द की वजह से आ सकते हैं, ये माइग्रेन की वजह से आ सकते हैं, ये जैसे अब आपको मैं एग्जांपल शेयर करूं, एच प्लोरी की वजह से या आईबीएस की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी एग्रीगेट होती है और पेशेंट जो है वो एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स में जाता है। और अगर आप सिर्फ पैनिक अटैक्स को असेस करते रहोगे और मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जनरली हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता ना, इसलिए हमें इतनी समझ नहीं होती। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर जब आप जाते हो तो आप चीजों को रिलेट कर पाते हो। इसी तरह से जो जनरल क्लिनिशियन या मेडिकल डॉक्टर होते हैं, उनको भी साइकोलॉजिकल स्टेट्स की उनका अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट भी नहीं होता और वो इस साइनो सिम्टम्स को ध्यान भी नहीं देते। तो वो स्किप कर जाते हैं कि यार कोई एंजाइटी भी हो सकती है, कोई डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई कोई पीछे साइकोसोमैटिक जो साइनो सिम्टम्स इसके चल रहे हैं बैक एंड पे, साइकोलॉजिकल इलनेस भी हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे इतना ज्यादा इलनेस एग्रीगेट हुई हुई है। तो दोनों लेवल पे ये डिफिकल्टीज आ रही होती हैं और उस मॉडल को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। दावा करते हैं कि करते हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे प्रैक्टिशनर में ये बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल हो रहा है। अब इस मॉडल के अंदर जो ब्रेकडाउन है ना, अब बायोलॉजिकल लेवल पे हम कहते हैं कि जैसे हम हिस्ट्री लेते हुए यूजुअली क्लाइंट से पूछते हैं कि बायोलॉजिकली या जेनेटिकली या फैमिली विरासत के अंदर कोई उसने जेनेटिकली या ब्रेन केमिकल बेसिस पे कोई ऐसी डिजीजेस तो नहीं लेके आया जिसमें उसकी मेडिकल डिजीजेस भी हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल डिजीजेस भी हो सकती हैं जो लेटर ऑन उसको वो करती हैं। अब इस यहाँ पे इससे ये मुराद है कि कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हुआ हुआ, कहीं पे ब्रेन डैमेजेस तो नहीं हुआ हुआ, कहीं जेनेटिकल म्यूटेशन तो नहीं हुई, कहीं जैसे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है कि लो सेरोटोनिन लेवल अगर होगा तो डिप्रेसिव एपिसोड बढ़ जाएगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड या डिसऑर्डर होगा तो इस लेवल पे डिप्रेशन डायग्नोज हो जाएगा। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो लिंक्ड होती हैं आपकी जीन्स के साथ, आपकी केमिकल इम्बैलेंसेस के साथ। सो साइकोलॉजिकल में उसका बिलीफ सिस्टम, इमोशन, थिंकिंग स्टाइल्स क्या हैं, उसके साथ वो किस तरह से वर्थफुल फील करता है या वर्थलेस फील करता है, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगे। सोशल के अंदर रिलेशनशिप, फैमिली वैल्यूज, कल्चर को किस तरह से परसीव करता है, एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, जॉब है नहीं है, देर आर सो मेनी सर्कमस्टांसेस जो कि कनेक्ट होते हैं सोशल लेवल पे भी। अब जो कोर पॉइंट आप दोनों के लिए, आप सारों सारों के लिए है ना, उसमें यह है कि डायग्नोसिस सिर्फ इनफ नहीं होता, फॉर्मुलेशन मैटर करता है। जैसे मैंने आप लोगों को 2 वीक के अंदर सिखाया ना कि कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है, डायग्नोसिस के लेवल पे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। मैं ज्यादातर 3 वीक से 6 वीक तक मैं डीडी पे रहती हूँ अपने क्लाइंट के साथ, यानी मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ड्रॉ करती हूँ। स्टार्ट में मैं कोई लेबलिंग नहीं करती, एंड स्टिल वो प्रैक्टिस मुझे बड़ा फैसिलिटेट करती है। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैं उसे डीडी पे डालती हूँ क्योंकि उसकी बेसिस पे मैं चांस देती हूँ क्लाइंट को ओपन अप होने का, चांस देती हूँ कि वो अपने लफ्जों में मुझे समझा सके, और मैं चांस देती हूँ कि जिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से मुझ तक ये शिफ्ट हुआ है उस दरमियान में अगर उसने कोई ट्रीटमेंट उसको दिया है तो उसका इफेक्ट होते होते माइट बी साइकोलॉजिकल इलनेस जो उसकी एग्रीगेट हुई हुई है आईबीएस के साथ या एच प्लोरी के साथ या किसी भी चीज के साथ, वो सेटल डाउन हो जाए और एक्चुअल में उसकी पर्सनालिटी की डिफिकल्टीज जो आ रही हैं वो, या उसके मूड के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके लेवल पे मैं बेहतर तरीके से उसको डायग्नोज कर सकूं। सो हमारा ये होता है कि हमने एकदम से लेबलिंग कर, हम जब स्टार्टिंग में थे ये सिर्फ, अभी जो बच्चे प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे तो वो अपने लेवल पे अपने सजेशन भी दिए जा रहे थे कि हम ये कर लेते, हम ये कर लेते, शायद ये हो शायद ये हो। तो कभी भी आपने डायग्नोसिस के लेवल पे जल्दबाजी नहीं करनी। फॉर्मुलेशन आपकी 6 वीक तक भी चल सकती है, यानी केस फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला ये है कि आप जस्टिफाई करते हो एज अ साइकोलॉजिस्ट जब तक आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट नहीं होती ना, और स्क्रीनिंग के साथ साथ आपके छोटे छोटे डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, बिहेवियरल एक्टिवेशन, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, फैमिली इशू रेजोल्यूशन, ये सब साथ साथ एडजस्ट हो सकता है। यानी आप ट्रीटमेंट साथ साथ दे रहे हो
और साथ साथ आपका डायग्नोसिस भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेड्स के साथ जितने पेशेंट आते हैं वो कभी भी 2 सेशन में, 3 सेशन में उसका डायग्नोसिस बिल्ड नहीं होता। 7-7 सेशन लग जाते हैं जिसकी बेसिस पे आप डायग्नोसिस बिल्ड कर, डायग्नोसिस मींस तशखीस करते हो कि ये बंदा इस डिसऑर्डर में है और मैं इसे ये ट्रीट करूंगा या करूंगी। हमारे कल्चर में लोगों को होता है कि बस किसी तरह से हमें पेनाडोल दे दें, यानी हमें बता दें, तो आपने साइन और सिम्टम्स की बेसिस पे इलाज शुरू कर देना है। यानी एंगर मैनेजमेंट शुरू कर देनी है, फैमिली रेजोल्यूशन बेसिस पे कोपिंग स्ट्रेटजीज उसको इंड्यूस कर देनी है। आप उसको डेली लाइफस्टाइल्स के ऊपर चैलेंजेस जहां पे आ रहे हैं उसकी मैनेजमेंट पे ले जा सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स पे ले जा सकते हो। लेकिन आपका एज अ साइकोलॉजिस्ट कभी फॉर्मूला ये नहीं होना चाहिए कि चलो मैंने इलाज तो डिप्रेशन का शुरू कर दिया। नो, डिप्रेशन के पीछे की क्या एपिसोड्स हैं, डेफिनेटली वो डिप्रेशन का क्राइटेरिया पूरा कर रहा होगा, लेकिन माइट भी चांसेस है किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से, मेडिकल डिजीज की वजह से डिप्रेसिव कॉज ज्यादा हो रहा है। तो आपने पहले ये पूरा जो बायो साइकोसोशल मॉडल है ना उसकी कंप्लीशन अपने लेवल पे जरूर करनी है ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है ना, मल्टीपल लेयर जैसे मैंने कहा ना, उस पे आपने जरूर करना है। जो सबसे ज्यादा वीकन थेरेपी यहाँ पे मैंने मेंशन भी इसलिए किया था कि बहुत से ट्रॉमा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जनरल लाइफस्टाइल्स काउंसलिंग के लिए जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लेवल पे तो थेरेपी बहुत सी डोमेन्स को छोड़ देता है। थेरेपी से मुझे असेसमेंट में नहीं हम जाते और डीप एंड डायग्नोसिस भी बिल्ड नहीं करते, हम क्विक मैनेजमेंट पे जाते हैं। मैं एक्चुअली करती हूँ अपने क्विक, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको डेमो सेशन चाहिए, क्विक थेरेपी सेशन चाहिए, क्विक काउंसलिंग सेशन चाहिए, डिटेल्ड आपको जनरल काउंसलिंग एंड असेसमेंट चाहिए। तो मैं उसको कैटेगराइज कर देती हूँ कि बाद में एज अ थेरेपिस्ट मेरे पे कोई वो ना आए, वो उसमें से चूज कर लें कि उनको क्या। और कुछ बहुत से लोग पढ़े लिखे आते हैं तो मुझे पता होता है इनको समझ है, मैं पूछ रही हूँ तो ये पढ़ के आए, तो वहां से वो चूज कर लेते हैं। कुछ क्लाइंट्स को पता नहीं होता, तो फिर एज अ थेरेपिस्ट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपने सारी चीज उसको बतानी होती है कि जब मैं डेमो सेशन कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं जब इसको काउंसलिंग सेशन कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको सिर्फ जनरल थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कह रही हूँ तो उसका मतलब क्या है। ताकि वो ना फंस ना, बाज का पेशेंट फंसे होते हैं, मेरा तो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है, हालांकि डॉक्टर तो एनालिसिस में लगा होता है। तो आप अपने पेशेंट को धोखा दिए बगैर उसे साथ साथ कहो कि मैंने अभी तक आपका एनालिसिस खत्म नहीं किया, मैं अभी तक ऑन स्टेज ऑफ असेसमेंट हूँ, मैं फुली डायग्नोसिस पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन क्योंकि आपके साइनो सिम्टम्स की ये जरूरत है तो मैं साथ साथ आपको एज अ मॉलेज ये ट्रीटमेंट साथ साथ दे रही हूँ। साथ है मेरे साथ अभी सब? थम्स अप करके बताइए यस प्लीज। मैम। वो यस अंगूठा मैम। नजर आ जाता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता। चलो, जबरदस्त हो गया। ओके। अच्छा, थेरेपिस्ट एम्पैथी डिपेंड्स, अच्छा इसको जब बाउंड्रीज में ना हमने काफी हद तक डिस्कस भी किया था, लेकिन अ, बहुत से लेवल पे ट्रस्ट जो है, बहुत से लेवल पे हमने कहाँ तक अपनी बाउंड्री को ड्रॉ करना है, उन सारी चीजों का डिपेंड भी कर रहा होता है। और डाइव इन कैसे एक साइकोलॉजिस्ट कर रही है अपनी प्रैक्टिसेस और अपनी स्किल्स को लेके, ये बहुत ज्यादा शार्पन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कल्चर कंसिडरेशन पे मैं जा रही हूँ, कल्चरल इसलिए भी जा रही हूँ कि ये जो सारा का सारा, हमारे पास टाइम कितना बचा है, 45 मिनट बचे हैं। अच्छा, कल्चर को मैं अभी होल्ड पे करती हूँ, मैं वापस जा रही हूँ इस पे। ठीक है, हमने 4 Ds को पढ़ा ना, 4 Ds में ये चारों के चारों जो आ रहे हैं ना, क्लिनिकल इंटरवेंशन और रिकमेंडेशन में क्या करना है हमने। तो पहले केस को हम पकड़ते हैं ताकि ये चारों जो डीज है ना इनको हम लगा सकें। साथ है मेरे, कोई सोया तो नहीं है या किसी को मुश्किल तो नहीं आ रही या किसी का सवाल तो नहीं है अभी तक? नो मैम। चल, मैम। चलते चले। यस मैम। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे हमारे पास पहला विंटेज में आ जाता है हमारा केस के हम, अली है, फिर अली आ गया। 24 अवॉइड्स लीविंग हिज होम फॉर वीक्स, ही बिलीव्स एवरीवन इज वॉचिंग हिम एंड रिफ्यूजेस टू आंसर द फोन, ही इज नॉट वर्किंग और सोशलाइजिंग एनी मोर। डिस्ट्रेस में डालेंगे, डिसफंक्शन में डालेंगे, कौन सी डिफिकल्टी के अंदर इसको आप बिल्ड करेंगे? एनीवन, कोई वॉलंटियर करो इसको। मैम कैन आई? जी जी, मैं मे सामना। आई मैम। मैम आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो आई शुड लेट समवन एल्स। बोलिएगा प्लीज, अच्छा बोलती हैं आप, बोलती रहा करें।
मैम यहाँ पर अवॉइड्स लीविंग हिज होम फॉर वीक्स, और अ, सबसे जो आई थिंक रेड फ्लैग है वो है ही बिलीव्स एवरीवन इज वाचिंग हिम एंड रिफ्यूजेस टू आंसर द फोन। ये आई बिलीव के एक बहुत क्लियर साइन है सॉरी पैथोलॉजी का, क्योंकि दैट इज क्या कहते हैं delusion of prosecution, sorry. So he is not working or socializing anymore, क्योंकि वो बंदा अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर रहा है क्योंकि he believes that someone is controlling his life. So हम्म। यहाँ पर एक डिल्यूशन तो हमारे पास एक बहुत ऑब्वियस चीज आ गई है। तो डेवियंस, यस, डिसफंक्शन भी है, और क्योंकि सारी बात उसकी पूरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, एंड डिस्ट्रेस भी है क्योंकि अगेन लाइफ इफेक्ट हो रही है, एंड डेंजर ये बंदा अपने आप के लिए हो सकता है, क्योंकि अकेले रहते हुए सारा कुछ खुद ही कोप करते हुए देयर माइट कम अ ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पर वो बंदा तंग आ जाए अपनी डिल्यूजन से, और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो सुइसाइडल या सुइसाइडल आइडियलेशन सॉरी आइडिएशन रखना शुरू कर दे। सो दैट्स जस्ट माय इनपुट। परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, यू राइटली सेड। लेकिन इमीडिएट इसमें ना डिल्यूजनल और डिस्फंक्शनल लेवल पे वो ज्यादा जा रहा है, तो हम उन्हीं चीजों को डेंजर में हम इसको मजीद इसके केसेस के लेवल पे, लेकिन अपीरेंटली ना 2D ज्यादा आ रहे हैं। तो यू आर राइटली सेड। जी, केस नंबर 2। सारा है, 18 साल की है, रिसेंटली लॉस्ट हर मदर। शी क्राइज एवरी डे एंड शी सेज शी कांट स्लीप, शी फील्स होपलेस एंड बट is still attending college। कृतिका, साथ हो बेटा? यस मैम। ओके। 18 साल की सारा के लिए क्या आप कौन से डी में इसको डालोगे बेटा? मैम जैसे कि उन्होंने अपनी मदर को लॉस किया है, उनकी मम्मा की डेथ हो गई है, तो डेविएंस में तो ये तो एक यूजुअल बिहेवियर, मतलब कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं है। ग्रीफ इज नॉर्मल। और अगर डिस्ट्रेस पे जाए तो डेली रो रही हैं वो, और होपलेसनेस है, मतलब एक होप नहीं है उन्हें, तो डिस्ट्रेस भी है। और डेंजर, अगर ये होपलेसनेस बढ़ी तो वो अपने आप को सेल्फ हार्म भी कर सकती हैं, या फिर वो लोनलीनेस की तरफ जा सकती हैं, डिप्रेशन की तरफ जा सकती हैं। और डिसफंक्शन में तो आई थिंक वो कॉलेज जा रही है तो कुछ ऐसा ऐसा सच है नहीं, बट वो इमोशनली स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उन्होंने मम्मा को खोया है। तो आई बिल्कुल। थिंक डेवियंस के बिना डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर है, और डिसफंक्शन माइल्ड है। जबरदस्त हो गया। अब ये जो सारी इसके लेवल पे ना हम देख रहे हैं कि शी क्राइज एवरी डे एंड सेज शी कांट स्लीप। ये प्रोमिनेंट जो एलिमेंट है ना, उसके साइन और सिम्टम बता रहे हैं कि वो रो भी रही है और सो भी नहीं पा रही। यानी उसकी डेली लाइफ की जो फंक्शनैलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। ऑल दो हम इसे कह रहे हैं कि शी लॉस्ट, अब उसमें हमें टाइम पीरियड का नहीं पता कि 40 दिन से ऊपर हो चुका है या नहीं हो चुका, कितना टाइम पीरियड है, उस पर रिस्पॉन्स क्या करती है। बट इसके आगे लिखा हुआ है ना, बट इज स्टिल अटेंडिंग कॉलेज। एक लेवल पे उसके जो बेसिक्स, बेसिक्स क्या, इमोशन मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है, स्लीप। यानी 2 लेवल पे वहां पे वो डिस्ट्रेस में है, और यहाँ पे ये क्या है, डिसफंक्शन में नहीं है, शी इज अटेंडिंग हर कॉलेज एज वेल। तो हम इसे किस में डालेंगे? सजू बेटा, इसको कौन से डी में हम एडजस्ट करेंगे? मैम डिस्ट्रेस में करेंगे हम, क्योंकि उसको एनजाइटी जो हो रही है जिस वजह से वो रो रही है, डिप्रेशन में जा रही है वो, और इसी वजह से उसको नींद भी नहीं आ रही, उसका स्लीपिंग शेड्यूल खराब हुआ हुआ है। और हाँ, डिस्ट्रेस ही करेगी, डिसफंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉलेज तो अटेंड कर रही है, मतलब वो हम्म। अपनी स्टडीज पे फोकस कर रही है स्टिल। ठीक है। प्लस आई थिंक इसको डेंजर में कर सकते हैं कि अगर उसका डिप्रेशन लेवल बढ़ गया तो वो सुसाइड की तरफ जा सकती है,
कि अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये और इसलिए भी पूछ रही थी, थैंक यू सुजूब एंड कृतिका, थैंक यू सो मच। अब ना, जैसे हमने अभी तक हिस्ट्री में ये हमें यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, और हमें कहा गया है कि केस को बस इतना बताना है, तो हम जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी बताएंगे। अगर हमें कहा जाए ना कि इस पे अज्यूम करो कि क्या हो सकता है, तो वो डेफिनेटली फाइंडिंग्स आपने बतानी है कि अगर ये सिम्टम चलता रहा और इसकी बेसिस पे आउटपुट इसका ये हो सकता है। इस केस में डिस्ट्रेस है, ठीक है। ओके मैम। जबरदस्त हो गया, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अच्छा, बिलाल फिर वापस आ गया हमारे पास, बताइए। हमने पहले बिलाल को छोड़ा था केसेस में, अब फिर यहाँ पे आ गया, और वो भी 30 साल के साथ। बिलाल है 30 साल मैम का इसमें जी मरियम, मरियम आप कुछ कह रही हैं? नहीं, मैंने वो पढ़ लिया ना, तो वो मैं बता रही थी। अच्छा, बताओ बताओ प्लीज बताओ। इसमें ना डेविएंस आएगा, मोस्ट प्रोमिनेंट यही है, क्योंकि वो इस तरह आर्ग्यू करता है कि मुझे इनविजिबल लोग नजर आते हैं और मेरा स्पेशल कनेक्शन है एंजल्स के साथ। तो और वैसे फंक्शनिंग तो उसकी नॉर्मल है, तो वैसे डेविएंस है, क्योंकि कल्चरली हट के है ये बात बिल्कुल। डेविएंस और डिल्यूजनल दोनों आ सकते हैं इसमें, और बिल्कुल सही कह रहे हो मरियम, इसी तरह से आएगा। किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है बिलाल पे? मैम एक चीज है हम्म। कि he loudly argues with invisible people on the street, तो that could be danger, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आई नो आपने वो बात की थी कि अगर हम सोच सकते हैं, लेकिन एक क्लियर सी बात है कि लोगों से वो लाउडली आर्ग्यू करता है, बहुत लाउडली। कोई भी एक अगर एक बंदा आकर कहे कि तुम किससे बात कर रहे हो, वो शायद उसको धक्का दे दे, कुछ भी कर दे, अग्रेसिव हो जाए। इट could be danger, that there is a possibility of danger. बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। डिल्यूजनल के साथ हेलुसिनेशन, ये सारे फैक्टर्स इन इसके अंदर ना उसके अपीयर्ड हैं, वो सिग्निफिकेंटली केस के अंदर बता रहे हैं, तो ये यू आर वेरी राइट कि ये डेंजर के लेवल पे जा सकता है। अच्छा, जितने भी रिस्पॉन्स हमने दिए हैं ना केसेस के अंदर, हमने कहा कि ये सब ने यहाँ पे मेंशन किया, मैं साथ साथ लिख नहीं पाई, लेकिन ये था कि यहाँ पे हमने वाई को भी कंसर्न किया और क्लिनिकल कंसर्न को भी हमने थोड़ा सा मेंशन कर दिया। अब आज का जितना भी ब्रेकडाउन था ना, मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ दोबारा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये मैं यहाँ पे इसको बार बार क्यों पकड़ रही हूँ। अब आप लोगों ने ना, जैसे हमने दोबारा कनेक्ट होना है इसी इसी मॉड्यूल को लेके, क्योंकि नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी, इट्स अ वेरी वेरी, जैसे हम कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म्स हैं, और इनके अंदर क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसकी जंग हमेशा चलती रही है और ताहयात चलती रहेगी। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट हमने किस क्राइटेरिया को पकड़ना है, हमने किस चीज को पढ़ना है, वो 4D इसके लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को सोचिएगा और समझिएगा, और फिर कनेक्ट कीजिएगा। कल के लेक्चर के अंदर मैं डीएसएम को थोड़ा आपके साथ कनेक्ट करूंगी, और साथ ही में सोशल जो हमारे कल्चरल कंसिडरेशन पैथोलॉजी के ना, उन पे बात करूंगी। उसके ये 4-5 टॉपिक्स हैं, इस पे कनेक्ट करेंगे हम। अच्छा, वो क्लोज हो गया। सो अभी तक जहां तक हमने थोड़ा सा कनेक्ट किया है मॉड्यूल 3 को, किसी का कोई सवाल? मैम जो जी हाँ। आपने कहा था ना कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर हमें कंडक्ट करना होता है, कि अकेले वो इसी तरह सेशन से नहीं ठीक हो सकता। हम्म। तो क्या हमें फर्स्ट सेशन में पता चल सकता है कि इस बंदे को साइकेट्रिक मेडिसिन की भी जरूरत है? हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस साइकेट्रिस्ट के साथ भी जो है ना करना है, मतलब उसके साथ भी बात करनी है? जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जब आप आपकी जो स्क्रीनिंग के अंदर ना, मैंने कुछ सवाल डाले थे, बीडीआई डाला था, बैक डाला था, कुछ सवाल डाले थे, पीजीडी डाला था, कुछ सवाल नामे हो गए। जैसे ये पूरा मॉड्यूल है मेरे पास, इसके अंदर सारी स्क्रीनिंग हुई हुई है। जब मेरे पास पेशेंट आता है ना, तो पहले 10 से 15 मिनट में उसके सिर्फ नंबर देखती हूँ। अगर इंटेंसिटी स्केल के ऊपर मेरे पास 6 से ऊपर चला गया या 7 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी मॉडरेट टू हायर जा रही है। आइडिया हो जाता है जब आप साइन और सिम्टम्स को देख रहे होते हैं। अभी जैसे ये वाले केसेस थे सारे के सारे, जिसमें बिलाल का केस है,
और इसमें हमारे पास जो केस आता है इसका, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक मिनट यहाँ मेंशन करती हूँ। बिलाल के केस के साथ हमारे पास केस आया था। अब जो पोस्ट करती हैं जो खातून है, मुझे एक मिनट दीजिएगा। मिस मरियम, आप मुझे ना कॉल कर लीजिएगा 10 मिनट के बाद। थैंक यू, थैंक यू। सो जो ये जो केस नंबर 2 था जिसमें औरत पोस्ट कर रही है, इसके अंदर भी उसके डिल्यूजनल जो फ्रेम है, अगर आप कहें कि उसके थॉट्स के स्ट्रक्चर की जो है, उसके लेवल पे भी आपको सपोर्ट एग्जैक्टली चाहिए होगी। बिलाल के केस में तो लार्जली इनविजिबल, अगर उसकी हेलुसिनेशन और डिल्यूजनल शुरू हुए हुए तो वो होगा। अब क्योंकि एवरी डे सारा भी रो रही है, यहाँ पे भी आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपके पास पेशेंट मरियम आता है ना, तो वो ये इस चीज को आप जरूर वो कैटर कीजिए। वो आते साथ कहता है मैंने तो दवाई नहीं खानी, मैं दवाइयों की तरफ जाना चाह ही नहीं रही है, जाना चाहिए। उस टाइम पे आप होल्ड करते हो। उस टाइम पे एकदम से क्लाइंट की और आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग बन रही होती है, उसमें सेक्रेटरिस्ट को आप इन्वॉल्व नहीं करते। इन्वॉल्व से मुराद इमीडिएट उस आधे घंटे घंटे में होल्ड करके उसको फिर फॉर्मुलेट करके बताती हो कि यहाँ से तुम्हारे साइन सिम्टम्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ जरूरत होगी। फिर ट्रस्ट बिल्डिंग करके उसको ओपन अप करते हो कि नहीं, तुम्हारा स्कोर ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारी मैं अकेले मदद नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें सपोर्ट चाहिए मेडिसिन की, ताकि फिर बाद में टेपर ऑफ भी हो जाए। फिर एजुकेट करना होता है, साइको एजुकेट। लेकिन यूजुअली जो काउंसलिंग के लिए एक पेशेंट आ रहे होते हैं, वो दोनों लेवल पे आ सकते हैं। वो या तो इतनी रेजिस्टेंट उनकी डेवलप हो चुकी है और ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमें दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमें किसी ने कहा साइकोथेरेपी की तरफ जाना, या दवाइयों से डर के कि हमने दवाइयों की तरफ नहीं जाना, हम साइकोथेरेपी की तरफ जाएंगे। और माइट भी दोनों की जरूरत हो उन्हें। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको अपने जो इंटीनाज हैं, चाहे वो आंखों के हैं, कानों के हैं, बॉडी के हैं, अपनी सारी जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, एक्सरेज अपनी ऑन रखा करो, सर्च किया करो उसके अंदर क्या क्या विजिलेंस आ रही है। पेशेंट ने कुछ भी कहना है, लेकिन पेशेंट एक्सपर्ट नहीं, आप एक्सपर्ट हो। आप उसकी स्क्रीनिंग करो, नंबर फाइंड आउट करो। 6 से ऊपर उसका नंबर आ गया तो सेकेट्रिक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप उसकी फिक्सेशन ऑब्सेशनल थॉट्स पे नहीं कर सकते। आप उसकी फिक्सेशन डिल्यूजन्स पे इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। और इमीडिएटली अगर डिल्यूजन ऐसे बने और घर पे जाके किसी को काट मारे, तो फिर क्या आता है, फिर आप डेंजर में डालते हो फैमिली को भी और आपको भी, अपने आप क्लाइंट को भी। तो आपने ना बड़ा बड़ा ये इसीलिए कहते हैं दिस इज वेरी सेंसिटिव कोर एरिया ऑफ लाइफ। जितनी आजकल की साइकोलॉजिस्ट बच्चियां आके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मैं फलां थेरेपी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं फलां थेरेपी प्रोवाइड करती हूँ, उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे लिए चैलेंज ये बना दिया कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थेरेपिस्ट पे। वो कुछ से कुछ बोलती है, उरा की तूरा हम कहते होते हैं हमेशा अपने सीनियर जितने साइकोलॉजी। बहुत, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग ना टेक्निकल बनना। आप लोग ये जो रोजमर्रा के सेल्स पर्सन है, ये ना बनना खुदारा। टेक्निकली अपने क्लाइंट को ऑन बोर्ड अगर एक सेशन में लेके आते हो, दूसरे में वो सालों साल आपके साथ चलता है। तो आप लोगों ने पहले केस को असेस करना है। मरीम का जो सवाल था साइकेट्रिस्ट को ऑन बोर्ड कैसे लाना है, वैसे तो जनरली अपनी दोस्ती साइकेट्रिस्ट के साथ अच्छी रखो, अपने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ दोस्ती अच्छी रखो। दोस्ती से मुराद उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग करो प्रोफेशनली। अदरवाइज तो पेशेंट कहाँ से आएगा आपका। मैं जैसे फर्ज किया लाखों लगाती हूँ दिन के पैसे, दिन से मुराद महीनों के प्रमोशन में लाखों पैसे लगते हैं सिर्फ और सिर्फ पेशेंट जनरेशन के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रेंड नहीं है रेफरल करने का और वो करने का। लेकिन क्योंकि अभी तो आपका स्टार्टिंग का लेवल है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, जहां पे काम करोगे अपने सेक्रेटरिस्ट को ऑन बोर्ड अपने साथ रखना, उसको अपनी कॉम्पिटेंसीज दिखाना, ताकि उसे पता हो ये अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, ये लेटर ऑन मुझे मदद करेगी स्क्रीनिंग में हेल्प। दूसरे लेवल पे आप अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, अगर आपका पेशेंट वहां जा रहा होता है तो वो आके बताए कि इस साइकोलॉजिस्ट में चेक करवा रहा हूँ सर, आई एम फीलिंग फाइन। तो टू वे ट्रैफिक चलाना है सेक्रेटरिस्ट के साथ। हमारे पाकिस्तान कल्चर में साइकेट्रिस्ट को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन क्योंकि लर्निंग हमारी ऐसी है, अगर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिल जाए तो हमारा पेशेंट तो सबसे अच्छी जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि हम पे ट्रस्ट करते हैं हमारे क्लाइंट्स, अंधाधुन। तो साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना है, जब 5 से 6 से नंबर ऊपर हो गया। उसका ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग करनी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग वो हमारा एडवांस लेवल है।
उस पे कभी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मौका मिला तो उसकी स्क्रीनिंग में हम फिर सारी स्क्रीनिंग सिखाते हैं, कौन कौन से टूल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कौन से टूल को किस तरह से डालना है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर कहाँ से क्या उसके साइन और सिम्टम। लेकिन क्योंकि ये आपका कोर्स बेसिक है ना, तो मैं बेसिक्स के साथ रहती हूँ ताकि आपको सिर्फ इंसाइट्स देती रहूं। किसी और का सवाल? मैम, आई हैव अ क्वेश्चन जो वो एथिकल, जब हम एथिक्स पढ़े थे तब से वो एक क्वेश्चन है जो मैंने पूछ सकी थी। पूछिए। अगर मैम, अगर टाइम है तो फिर वरना वो बाद में हो सकता है। नहीं, अगर शॉर्ट है तो मैं आंसर करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि मैम को तफसीलन इस पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो आप उसे होल्ड करके कल सेशन ओपनिंग से पहले ही आप मुझसे पूछ लेना ताकि मैं उसको डिस्क्राइब। ओके मैम। वही मैम, चीज और साढ़े एक नौ से चीज वेट कर रही थी क्लियर तो करना मैंने चाह रही थी। जी जी। मैम, इट्स नॉट रियली अ क्वेश्चन, लेकिन एक में आई थिंक मुझे लगा था कि ये शायद ये शेयर करके हम सबको कुछ समझ आ जाए। ये जो बायो सोशल साइको सोशल बायोसाइको सोशल मॉडल है। मॉडल, ठीक है। बेसिकली मैम, मैं किसी को जानती हूँ जिनका साइकेट्रिस्ट से बहुत सालों से ट्रीटमेंट चल रहा था, और उनको स्किज़ोफ्रेनिक डायग्नोज किया था। और फिर उनका बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चला फॉर इयर्स। फिर उनको मेडिकेशन से हटा के इंजेक्शन्स पे ले आए, फिर इवन हम्म। उनको एडमिशन का भी कहा। अम, काफी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेडिकेशंस इंजेक्शंस हर चीज के बावजूद वो ठीक नहीं हो रही थी। एंड फिर उसके बाद मेरी उनसे एक मीटिंग कराई गई, और मैंने उनसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस उनकी बायोलॉजी के बारे में पूछे थे। और उसके बाद मुझे सिर्फ एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हुआ कि आई थिंक कि इनको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये इस तरह रिएक्ट कर रही हैं। हम्म। एंड उन्होंने जब रिसेंटली गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है सारे टेस्ट के बाद, तो पीसीओएस था। उनका एक्सट्रीम और मैम वो तो था, वो बहुत पहले से था। एंड उसके साथ साथ उनको हार्मोन्स की दवाइयाँ देते रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सट्रीम हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है एट दिस हाँ, पॉइंट। और उनको रिप्रोडक्टिव कोई है। साइकोलॉजिकल, यस मैम, उनको कोई साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं चाहिए थी उनको। सही टाइम पे सिर्फ एक डॉक्टर की हेल्प चाहिए थी, आपको पता है और वो इतनी फ्रॉइड का बड़ी चीज बन कॉन्सेप्ट गई। जो था, फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट शुरू ही आपकी वजाइनल स्टेज से होता है। तो हम तो किसी चीज को पढ़ते ही नहीं है, हमें लगता है या तो दिमाग यहाँ है या दिमाग यहाँ है बस। और मैं आज भी अपने एक क्लाइंट से कह रही थी, ही विजिटेड मी फ्रॉम वेरी फार अवे इन, उनसे उनका सिर्फ इतना सवाल था कि ओरल सेक्स कैसे किया जाता है। तो मैंने कहा सेक्स सिर्फ ऑर्गन से नहीं होता, सेक्स सेक्स जो है आपका हर सेल करता है। इसी तरह से माइंड हर सेल में है। पूरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका पूरा सेल है, पूरा बॉडी फ्यूलिंग है। लेकिन पता है हमारे ना, हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। हम एक ही फोकस करते हैं और हम कहते हैं हम ही करेक्ट है। तो आमना, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। डेफिनेटली मेडिकल डिजीजेस की बेसिस पे साइकोलॉजिकल इलनेसेस बहुत ज्यादा आती हैं। इवन साइकोलॉजिकल इलनेस की बेसिस पे आपका सोमेटिक सिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ होता है, और कभी कोई डायग्नोज नहीं कर रहा होता कि ये बैक एंड पे किसी का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या डिप्रेशन है, या एंजाइटी है। तो हमें एज ए साइकोलॉजिस्ट अपने आप को बायोसाइकोसोशल मॉडल में होलिस्टिक अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए हमेशा असेस करना है, डायग्नोसिस को बिल्ड करना है, और इसी तरह से फिर प्लानिंग करनी है अपने क्लाइंट के लिए। कल के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से कल्चरल पर्सपेक्टिव हमारी डायग्नोसिस को मदद करते हैं और डैमेज करते हैं। तब तक के लिए कोई सवाल कोई चीज हुई, आप मुझे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, अक्सा को आप कर सकते हैं, हमारे ईमेल भी कर सकते हैं। आप लोग कनेक्ट रहते हो, सवाल पूछते हो, सेशन के दौरान एक्टिव रहते हो, इसका बहुत शुक्रिया। मजा आता है पढ़ाते हुए, सिखाते हुए, और अगले सेशन को भी प्लान करने के लिए। तो इसी तरह से एक्टिव रहिए, कल के सेशन में मुलाकात होती है। अभी के लिए मैं साइन ऑफ कर रही हूँ, मुलाकात कल होती है। बाय बाय कर दें ऐसे करके, बेशक हाथ ही हिला दें। आप लोगों ने चेहरे तो मुझे दिखाने नहीं है, तीसरा वीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। दिल आ गया, अल्लाह दिल आ हाफिज गया। एक मैम। ही दिल आया मेरे पास अभी। ये ओ दूसरा भी आ गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। हार्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।